नमस्कार सभी को। आज का अपना टॉपिक है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, गेज जो है ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अब देखना इधर गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, गेज रूपांतरण क्या होता है, समझना इसको। हमने देखा था कि जो B बराबर क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है। ठीक है, यदि फाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल और ए जो है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। बी बराबर हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए और ई बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का ग्रेडियंट फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, अब जो गेज है उन्होंने यहाँ पर इन इक्वेशंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके देखा और उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है या नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में किया उन्होंने, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के अंदर, यानी कि फाई और ए के अंदर इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब उसमें कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, कुछ ऐड करके देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज होता है या नहीं, ऐसा इन्होंने देखा। ठीक है, तो अब देखना है इधर। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो ए है वेक्टर पोटेंशियल, इसमें कुछ ऐड करके देखा इन्होंने। ठीक है, कोई स्केलर फंक्शन लिया इन्होंने और उस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट जोड़ के इन्होंने देखा। ठीक है, तो अब इधर देखना, यहाँ पे इन्होंने ये जो ए है इस ए के अंदर एक स्केलर फंक्शन लिया, स्केलर फंक्शन इन्होंने ले लिया साई। ठीक है, साई जो है वो एक स्केलर फंक्शन लिया। ठीक है, साई जो है वो मान लो एक्स वाई और जेड का क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो ए के अंदर उन्होंने ऐड किया ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन साई। ठीक है, ये ऐड करके इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा देखना इधर। तो बी का मान अब क्या होगा, बी बराबर कर्ल ऑफ ए। अब ए की जगह क्या लिखना है हमको, अब ए की जगह में लिखना है ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई लिखना है। ठीक है, अब देखना आगे, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ साई, साई वेव फंक्शन, इसको हम साई बोलते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। अब देखना इधर, तो आगे देखना, तो b बराबर क्या हो गया, कर्ल ऑफ a प्लस, अब देखना कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, b बराबर कर्ल ऑफ a। ठीक है, पहले भी क्या था, b बराबर कर्ल ऑफ a, अभी भी क्या है, b बराबर कर्ल ऑफ a। तो ये जो वेक्टर पोटेंशियल है, इसमें यदि हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान वही रहता है। ये सबसे पहले इन्होंने गेज ने बताया। तो इससे क्या पता चला हमको, ठीक है, यहाँ पे हमको जो है अलग अलग स्केलर फंक्शन के लिए, अलग अलग स्केलर फील्ड के लिए हमको एक ही चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक ही है, लेकिन पोटेंशियल जो है, ये वेक्टर पोटेंशियल वाली टर्म जो है, वेक्टर पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो पोटेंशियल है, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के लिए हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्राप्त हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही मिल रहा है, लेकिन जो है हम अलग अलग पोटेंशियल के ऊपर जो है हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करने से मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम अलग अलग फील्ड के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, अब देखना इधर, तो हम यहाँ पे जो है गेज के द्वारा माना गया ए जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया ए डैश के द्वारा। ठीक है, और ए डैश की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ
साई, ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया। तो अब देखना मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो B बराबर क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अब देखना, अब A जो है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, देखना इधर, कर्ल ऑफ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए डैश माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई, ऐसा हम लिख सकते हैं। ग्रेडियंट साई इधर जाएगा, ठीक है, और इधर क्या है, ये B है। तो क्या आ गया, देखो B बराबर कर्ल ऑफ ए डैश माइनस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ साई हो गया, ठीक है। और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो B बराबर क्या आ गया, कर्ल ऑफ ए डैश। अब देखना इधर, पहले पोटेंशियल ए था, अब क्या है, ए डैश है। तो विभव बदल गया है, पोटेंशियल बदल गया है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान बदला नहीं है, ठीक है। ये हमें पता चलता है यहाँ से। तो अलग अलग पोटेंशियल वाले सरफेस के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहले किसने बताया, ये गेज ने बताया, इसलिए इसको हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, ठीक है। अब देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या होता है, अगर उसका मान जो है उसके मान में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखना इधर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई और माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी होता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वेक्टर हटा दो। अब देखना इधर, आगे क्या लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई और माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ ए। अब ए की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ए की जगह क्या लिख देंगे, ए डैश माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है। क्योंकि ए इजिकल टू क्या होगा, ग्रेडियंट साई उधर चला जाएगा, तो ए डैश माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं हम, तो क्या मिलेगा, देखना इधर। तो ई बराबर हो गया, इधर देखना, ई बराबर क्या हो गया, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस का डेल ए डैश अपॉन डेल टी और माइनस माइनस प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई, ये हो गया, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, देखो ग्रेडियंट और ये ग्रेडियंट एक जैसा है ये, ठीक है। एक मिनट, डेल बाय डेल टी ऑफ ग्रेडियंट ऑफ साई था, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल साई बाय डेल टी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये डेल बाय डेल टी इसके साथ में भी, डेल बाय डेल टी इसके साथ में भी आएगा। अब देखना, ग्रेडियंट को कॉमन ले लिया यदि हमने, तो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेडियंट को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है, हाँ, माइनस ग्रेडियंट कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, इधर फाई और माइनस इधर क्या आ रहा है, ये डेल साई अपॉन डेल टी और माइनस डेल ए डैश अपॉन डेल टी, ये इक्वेशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखना इधर, जो मेन ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई बराबर माइनस का ग्रेडियंट फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन भी इसी टाइप की आ रही है, देखो माइनस का ग्रेडियंट फाई की जगह पे यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है, और माइनस डेल ए अपॉन डेल टी की जगह माइनस डेल ए डैश अपॉन डेल टी आ रहा है, मतलब फॉर्मेट एक जैसा है। अब देखना इधर, यहाँ पे फाई स्केलर फंक्शन है, अब यहाँ क्या है, फाई स्केलर फंक्शन है, साई क्या माना हमने, एक स्केलर फंक्शन माना है हमने, ठीक है, ये भी स्केलर ये भी स्केलर। तो इस पूरे को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने, फाई माइनस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक नया स्केलर फंक्शन नाम दे देते हैं हम इसको फाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये हो गया ई बराबर माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई डैश और माइनस का डेल ए डैश अपॉन डेल टी। अब देखो इसको, समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखो b बराबर कर्ल ऑफ ए था, a में कुछ ऐड कर दिया स्केलर फंक्शन,
तो फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं हुआ, बी बराबर कर्ल ऑफ ए डैश आ रहा है, बी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बस ये पोटेंशियल चेंज हो गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वो भी उसके जैसा ही आ रहा है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। पहले भी वैसा ही था जैसा अभी है, ठीक है। तो अलग अलग पोटेंशियल के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना, अब हम एक साथ ए की वैल्यू और एक साथ फाई की वैल्यू रख के देखते हैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली इक्वेशन के अंदर, तब भी हम देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। देखो इधर देखना, ये वाली इक्वेशन, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर ये बी। इन दोनों की वैल्यू भी यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, ठीक है। ई वेक्टर और बी वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। देखो इधर लिख रहे हैं हम बाय इक्वेशन, देखो इधर यूज इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इस सेकेंड इक्वेशन में हम ए की जगह रिप्लेस कर देंगे ए डैश माइनस ग्रेडियंट फाई, और फाई की जगह रिप्लेस कर देंगे फाई डैश प्लस डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ई बराबर माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई की जगह क्या लिखेंगे, फाई डैश माइनस डेल साई बाय डेल टी, फाई डैश माइनस डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। और माइनस का माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ ए की जगह हम लिख देंगे ए डैश माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई, ए डैश माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम, तो क्या आ रहा है, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई डैश, ठीक है, माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ, ये ग्रेडियंट के साथ में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है, माइनस डेल ए डैश अपॉन डेल टी और माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ ग्रेडियंट ऑफ साई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ई बराबर है ना, ये देखो माइनस का और ये प्लस का कट गया, तो ई बराबर क्या आ गया, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई डैश और माइनस का डेल ए डैश अपॉन डेल टी। ये देखो पहले भी वैसे ही आ रहा था, अभी भी वैसे ही आ रहा है, ठीक है। ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे ए डैश की जगह ए की जगह पे जो है ए में कुछ ऐड कर दो और स्केलर फंक्शन में कोई जो है चेंज कर दो, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनवेरिएंट रहते हैं, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब पोटेंशियल को बदल दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा पहले था वैसा ही बना रहता है। इसी को हम गेज इनवेरियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेज इनवेरियंस। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है ए और फाई के लिए, उसे हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखना इधर 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अब चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैक्सवेल के इक्वेशन, मैक्सवेल के समीकरण एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। मैक्सवेल के समीकरणों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 4 प्रकार के समीकरण हैं, और डिटेल में और आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इनसे जो है हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, वो हम करेंगे। साथ ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो वेव बनती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर भी था तुम्हारा, ठीक है। उसी के बारे में हम और जो है कुछ पढ़ेंगे। अब देखना इधर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सवेल की 4 समीकरण होती थी, ये हमने पढ़ी थी। पहली समीकरण थी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रो क्या है? चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी। और हम जानते हैं चूंकि डी बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं?
यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर रो। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ये दोनों सही है। उसके बाद दूसरा समीकरण होता है डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो। सभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है हमने, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है। डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो होता है, और हम जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है, म्यू जीरो इंटू एच। तो म्यू जीरो इंटू एच लिखेंगे, म्यू जीरो उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ एच बराबर जीरो भी हम लिख सकते हैं। ये दूसरी मैक्सवेल की समीकरण होती है। थर्ड इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, और हम जानते हैं बी बराबर म्यू जीरो एच, ठीक है। तो देखना इधर, ये म्यू जीरो इसके नीचे आ जाएगा, तो बी अपॉन म्यू जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो म्यू जीरो को इसके नीचे ले आए तो ये एच हो गया, यहाँ सिर्फ जे बचा, प्लस यहाँ पे देखना एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को डी लिख देंगे, तो डेल डी अपॉन डेल टी, म्यू नॉट तो पहले ही नीचे आ चुका है। तो ये चार इक्वेशन है, ठीक है। अब देखना, ये मैक्सवेल की चार समीकरण होती है, ठीक है। अब ये तो किसी जो है किसी ऐसे फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस है, ठीक है, कोई कंडक्टर सरफेस भी हो सकता है, उसके अंदर हम ये चार इक्वेशन लिखते हैं कंडक्टर सरफेस के अंदर, ठीक है। यदि माध्यम कैसा हो, देखना इधर फर्स्ट पॉइंट, निर्वात की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, निर्वात में, ठीक है, मतलब वैक्यूम के अंदर बात करें, यदि हम फ्री स्पेस के अंदर बात करें जहां पे हवा भी नहीं हो, तो उस समय क्या परिवर्तन हो जाते हैं मैक्सवेल के समीकरण में, वो हमें देखना है। तो ठीक है, तो निर्वात में क्या होगा, देखना इधर, निर्वात के अंदर डी का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता ही है, ठीक है। ये किसी जो है कंडक्टर सरफेस के लिए थी इक्वेशन, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा था, ठीक है। उसके बाद ये तो ऐसा ही रहेगा, डी में कोई चेंज नहीं होगा। बी बराबर क्या लिख देंगे हम, म्यू जीरो इंटू एच, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। दूसरी चीज, यदि हम फ्री स्पेस की बात करें तो वहां पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा, ठीक है, चार्ज तो किसी सरफेस के ऊपर होता है, तो फ्री स्पेस में हवा में तो कोई चार्ज, फ्री चार्ज नहीं होगा, तो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वहां पे वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और क्या जीरो होगा, जे का मान जीरो हो जाएगा। जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कहाँ होती है, किसी कंडक्टर के अंदर होती है, हवा में तो धारा होती नहीं है, तो जे का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चार चीजें रिप्लेस, ये चार चीजें जो है हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो मैक्सवेल की समीकरण निर्वात के अंदर हमको प्राप्त हो जाएगी। तो देखना इधर, पहला समीकरण क्या प्राप्त होगा हमको, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर जीरो, या डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर जीरो, ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण में कोई चेंज नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ एच बराबर जीरो। उसके बाद तीसरे समीकरण की बात यदि हम करें तो तीसरे समीकरण के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और चौथे समीकरण की बात करें यदि हम, तो चौथे समीकरण में कोई चेंज होगा, देख लो, कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे, जे का मान क्या हो गया, जीरो, ये पद जीरो हो गया, क्या बचा इधर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, या फिर कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये जो चार इक्वेशन है, मैक्सवेल के चार इक्वेशन है, वो निर्वात के लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो दूसरा कोई मीडियम है, अब हम बात करते हैं किसी पराविद्युत यानी कि कुचालक माध्यम के लिए, ठीक है, किसी पराविद्युत माध्यम, कुचालक माध्यम के लिए जो है मैक्सवेल के समीकरण क्या होंगे वो देखना आप। देखना इधर, तो कुचालक माध्यम के लिए D बराबर हो जाएगा, अब एप्सिलॉन इंटू ई होगा। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है, हवा या निर्वात के लिए, और सिर्फ एप्सिलॉन जो लिखते हैं वो किसी न किसी माध्यम के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद B का मान क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एच हो जाएगा। उसके बाद फ्री चार्ज तो होगा नहीं, कुचालक पदार्थ है, ठीक है, उसके अंदर कोई फ्री चार्ज होगा नहीं,
तो जीरो रो का मान और करंट डेंसिटी का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अपनी इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से रिप्लेस हो जाएगी। पहली समीकरण हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर जीरो या डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर जीरो। ये हमारी मैक्सवेल की पहली समीकरण हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी समीकरण हो जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो या डाइवर्जेंस ऑफ एच बराबर जीरो। ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी समीकरण क्या हो जाएगी, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, कर्ल ऑफ ई बराबर बी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच। ठीक है, म्यू इंटू एच, तो बी बराबर हमने म्यू इंटू एच लिख दिया। ठीक है, तो म्यू तो आगे आ जाएगा और अंदर एच होगा तो डेल एच अपॉन डेल टी। यहाँ भी लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस का म्यू जीरो डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, बी बराबर म्यू जीरो इंटू एच लिखेंगे तो ये थर्ड इक्वेशन ऐसे होगी। ठीक है, आगे देखो फोर्थ इक्वेशन क्या होगी। फोर्थ इक्वेशन होगी कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू, देखो म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, और क्या आएगा डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से चार इक्वेशन होगी। कहाँ पे होगी ये, परावैद्युत माध्यम बोले तो ये ध्यान रखना, बस ये रिप्लेस करना है तुम्हें, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज करना है निर्वात के लिए, ये चीजें ध्यान रखनी है। और मैक्सवेल की चार इक्वेशन में जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन करके देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी बेसिक चीजें पढ़ लेना तुम 12th क्लास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके एक रेडिएशन जो है वेव का निर्माण करती है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उसका भी एक स्पेक्ट्रम होता है, वो भी कई प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत रेडियो तरंगे आती है। ठीक है, उसके बाद अवरक्त तरंगे आती है, परावैद्युत तरंगे आती है, सूक्ष्म तरंगे आती है। ठीक है, ये सभी तरंगे आती है, मतलब पूरे विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक भाग है। एक दृश्य प्रकाश आता है जो हमको दिखता है, सनलाइट। ठीक है, आगे हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे।